हेलो गाइज, चलिए ज्योग्राफी को हम देखते हैं। ये देखिए आपका भारत है, और ये जो वर्तमान समय का भारत है ये 1947 के बाद में बना। इसके पहले अगर आप भारत को उठा के देखेंगे तो इसका नक्शा कुछ और था। बहुत बड़े हिस्से पे अंग्रेज़ों का कब्जा था। पाकिस्तान हमारे पास था, बांग्लादेश हमारे पास था, नेपाल भी लगभग जो है हमारे पास था। चाइना के साथ भी बहुत सीमाएं जो है निर्धारित नहीं थी। और ये जो था आपका भारत, वर्तमान समय में भी इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, यानी ये द्वीप जैसा ही है, इतना बड़ा क्षेत्र है आपके भारत का। और ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, आपसे पूछ सकता है कभी कभी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक तो आपका भारत ही शामिल है, भारत। दूसरा जो इससे निकला हुआ इसका बच्चा है, बेटा, वो है पाकिस्तान। काफ़ी बदमाश भी है पाकिस्तान। तीसरा इसका पोता भी है भारत का, वो है बांग्लादेश। चौथा सहयोगी, या कह लो जो है कि भाई मतलब कि भारत के विचारों से जो है बहुत मिलता जुलता, भूटान। सम्मान बहुत करता है भारत का। और पांचवा है आपका नेपाल, भारत की पूरी संस्कृति लिए हुए है। और यूं मैं कहूं कि भारत की संस्कृति को अगर किसी ने बचा के रखा है तो नेपाल ने बचा के रखा है, क्योंकि विश्व में मात्र एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है। चलिए, हिंदू मुस्लिम अपनी जगह है, ठीक है ना। तो ये देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अब आ जाते हैं हम भारत के विषय में। ये जो भारत है अपने आप में यूनिक है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसको केवल इसलिए मत पढ़ो कि रटना है उसको। अगर रटने से जो है कि चीज़ें निकल जाती तो आप क्लर्क बन ही जाओगे, चपरासी बन ही जाओगे, क्योंकि उन्हीं को जो है क्या किया जाता है, रटाया जाता है कि भैया तुम ये चीज़ रट लो, ये चीज़ बता दो, हो जाओगे, ठीक है। वो भाई ऑर्डर मानने वाले होते हैं, वही तो जो है कि एक सीधी लाइन खींच दी जाती है, इसी पे चलो तुम। वो उतना ही करते हैं चपरासी और क्लर्क, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाते। दिमाग कौन लगाता है? दिमाग जो ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं वह लगाते हैं। हमेशा जो है राजा दिमाग लगाएगा, या उसके जो नौकरशाह होंगे वो दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। और 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश आप जानते हैं भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। अब जो ये आपका भारत है यह अपने आप में यूनिक है, क्योंकि विश्व में मात्र एक ऐसा देश है जिसको कई नामों से बुलाया जाता है। सनातन संस्कृति का देश है, और सनातन का मतलब सबसे प्राचीन, जो सत्य है वही, मतलब जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से ये चीज़ें हैं। तो भारत अपने आप में यूनिक है और कई नामों से इसको बुलाया जाता है। तो भारत के कौन कौन से नाम हैं इसको आप लोग देख लीजिए। एक तो इसको आर्यावर्त कहा जाता था, आर्यव्रत भी कहते हैं इसको, आर्यव्रत। आर्यखंड भी इसको कहते हैं, आर्यखंड। इसको जो है कि भारतवर्ष भी कहा जाता है, भारतवर्ष। इसी को जम्बूद्वीप भी कहा जाता था, जम्बूद्वीप। इसी को हिंदुस्तान भी ईरान के लोग कहते थे, हिंदुस्तान। हिंद का स्थान, हिंदुस्तान। इसी को इंडिया भी पुर्तगाल के और जो है कि यूनान के लोग कहते थे, इंडिया। इतने नामों से जो है कि भारत को बुलाया जाता है। आर्यावर्त, आर्यव्रत, आर्यखंड, भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। अब आपसे ये नाम तो जो है कि भारत के लोगों ने ही दिया है, आर्यावर्त, आर्यखंड, भारतवर्ष, अब जो है जम्बूद्वीप। और ये जो हिंदुस्तान है
यह आपसे पूछ सकता है कि हिंदुस्तान भारत को कौन कहता था। तो आप लोग जानते हैं जो ईरान है, पहले इसको फारस कहा जाता था, फारस। और फारस की जो सभ्यता है, जैसे अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसी तरह से फारस की सभ्यता भी बहुत महान रही है। तो जो फारस के लोग थे वह सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, हिंदू नदी। ये आपका सिंधु नदी है यहाँ से, और कहते थे इसके पार के जो स्थान है उसको जो है कि हिंदुस्तान वो लोग कहते थे, यानी हिंद का स्थान। यानी आपसे पूछ सकता है भारत को हिंदुस्तान कौन कहता था, फारस या ईरान के लोग। उसी तरह से इंडिया कौन कहता था, तो यूनान की भी सभ्यता अपने आप में बहुत जो है कि विकसित सभ्यता रही है। हर जगह आप जो है कि देखते हो कि कहा जाता है कि यूनानियों ने ऐसा कहा, ठीक है ना। लैटिन भाषा यहाँ की हुआ करती थी, लैटिन भाषा में किसी भी चीज़ की परिभाषा दी जाती है, ठीक है। तो यूनानी भारत को इंडिया कहते थे, और जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप, वहाँ पे भारत को इंडिया के नाम से ही बुलाया जाता है। इंडिया की भी अपनी डेफिनेशन है, बताएंगे उसको हम समय पे। तो इन नामों से जो है कि भारत को बुलाया जाता था। ये देखो, अब आप कहोगे कि इसको पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या है। ये देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके भारत के विषय में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं। यानी आप जो है कि देखोगे कि भारत को किस किस डायमेंशन से जो है कि लोग देखते थे। आपको एग्ज़ाम में तो ये सफलता दिलवाएगा ही, साथ ही आपके वोकेबुलरी और ज्ञान में भी जो है आपकी बढ़ोतरी करेगा। यानी जितना अच्छा शब्दों का ज्ञान आपके पास होगा, उतना ही अच्छा आप जो है कि प्री को हैंडल कर पाओगे, उतना अच्छा मेंस को हैंडल कर पाओगे, उतना अच्छा ही आप इंटरव्यू दे पाओगे, या जो है विश्व में कहीं पर भी आप खड़े होगे उतना अच्छा जो है अपने चीज़ों को प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो यह जो है कि भारत को इन नामों से बुलाया जाता था। अब जो है कि हम आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास, तो हम देख लेते हैं कि ये जो भारत है ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से कहाँ पे जो है कि स्थित है, और क्या क्या चीज़ें इसको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है कि जानना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं ये एक गोला है, और ऐसा ही गोला जिसको ग्लोब कहा जाता है, पृथ्वी का प्रतिरूप बना के रखा गया है, जिसमें पूरी पृथ्वी को समझने के लिए पृथ्वी पे जितने भी स्थल हैं, जितने भी जल वाली चीज़ें हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं, सब जो है इसी पे जो है क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये पृथ्वी का क्या है, प्रतिरूप, इसको ग्लोब कहते हैं। और अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो सौरमंडल में एक जो है कि उसका छोटा सा एक पार्ट है आपका पृथ्वी। 8 ग्रहों में से एक ग्रह है आपका, पहले 9 ग्रह थे, तो अब जो है कि एक ग्रह कम कर दिया गया है, तो 8 ग्रह हो गए, प्लूटो को हटा दिया गया। अब ये जो पृथ्वी है आपकी, वह भी एक ग्रह है। तो इस पृथ्वी के प्रतिरूप को बना के पृथ्वी को समझने की कोशिश की जाती है। तो ये जो पृथ्वी का प्रतिरूप है, इसको जो है उत्तर दक्षिण में एक तो बांटा गया है, उत्तर दक्षिण में, और जो उत्तर दक्षिण में बांटने वाली रेखा है, जो एकदम बीचों बीच से बांटती है, उसको 0 डिग्री जो है कि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा। और वहीं पे इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। इतने नामों से इस जो है कि रेखा को बुलाया जाता है, जो उत्तर दक्षिण जो है पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। और ये जो रेखा है कहीं खींची नहीं गई है, बल्कि क्या है, ग्लोब पे खींची गई है, प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक है ये, ठीक है। तो इसके उत्तर वाले हिस्से को, गोले का आधा भाग उत्तर में है और आधा भाग जो है क्या है, दक्षिण में है। तो उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमीस्फीयर, और दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। और आपसे पूछा जाता है कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत को मैं बता दूं, एक तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अभी सब चीज बताऊंगा आपको। यानी भारत जो है कि इस वाले हिस्से में कहीं पर है, दक्षिण में नहीं है।
दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। वहीं पे फिर से मैं पृथ्वी का ही प्रतिरूप लेता हूं। अब जो है, जो पृथ्वी है उसको जो है एक तो उत्तर दक्षिण बांटा गया है और दूसरा जो है पूरब पश्चिम बांटा गया है। तो जो पूरब पश्चिम बांटा गया है उसको देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर। और जो उत्तर दक्षिण बांटा गया है उसको अक्षांश कहा जाता है। तो जो पूरब पश्चिम बांटा गया है उसको देखो, ये जो बीचों बीच से बांटता है दो भागों में, पूरब और पश्चिम, उसको 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। और पूर्वी हिस्से में जितने भी देशांतर पड़ेंगे उसको पूर्वी देशांतर कहा जाता है। और पश्चिम वाले को जितने पड़ेंगे उसको पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ठीक है। तो आपने देखा कि एक तो भारत उत्तर में स्थित है। अब यहां पे आप देखिए कि भारत कहां पे स्थित है, तो वो पूरब में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी उत्तर और पूर्वी भारत कहां पे स्थित है आपसे पूछ सकता है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखेंगे कि भारत का जो अक्षांश है वह किस अक्षांश से किस अक्षांश तक फैला हुआ है। और देखो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि भारत उत्तर में है तो हर जगह उत्तरी अक्षांश आएगा, और पूरब में है देशांतर के रूप में तो हर जगह पूर्वी देशांतर आएगा। इसमें कहीं पर भी पश्चिमी देशांतर और दक्षिणी गोलार्ध नहीं आएगा, यह ध्यान रखना। यानी भारत जब भी स्थित होगा कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा, जिन भी रेखाओं के बीच में होगा। और अक्षांश देशांतर में जिन भी जो है देशांतर के बीच में होगा, कहाँ पे होगा? पूर्वी देशांतर में। इतनी बात आप समझ लीजिए। फिर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं आपको लेकर। अब आ जाइए, ये जो आपका भारत है देख रहे हैं यहां से यहां तक फैला हुआ है, तो ये किसी ना किसी अक्षांश के बीच में है, किसी ना किसी अक्षांश के बीच में। ये भी देखिए उत्तर में आएगा, यह भी उत्तर में आएगा। तो भारत का जो विस्तार है जो अक्षांशी रूप से है, वह यहां पे जो है कि एक ग्रेट निकोबार में एक बिंदु है जिसको पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है इसको, पॉइंट। इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। यहां से आपका भारत शुरू होता है और यहां तक है, और ये दोनों क्या है? अक्षांश के बीच में है, इसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और ये जो आपका पिगमेलियन पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट। अब ये डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है, इसको जब हम जो है कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि भारत जो है कि भारत को समझना है आपको। तो 6 डिग्री 4 मिनट से आपका भारत शुरू होता है उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, और कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी आपसे पूछ देगा कि भारत का उत्तर दक्षिण जो विस्तार है कहां से कहां तक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश। तो जो आप ये देख रहे हो सबसे दक्षिण में है, इसको पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, इसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट पे, यहीं पे जो 37 डिग्री 6 मिनट पे जो है आपका अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको इंदिरा कॉल कहा जाता है, इंदिरा कॉल। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहां पर है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहां पर है? जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट पे। ये तो हो गया भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार। अब वहीं पर आपसे पूछ देगा कि भारत का पूरब पश्चिम विस्तार क्या है? भारत का पूरब पश्चिम विस्तार क्या है?
तो ये देखिए भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है। तो देशांतर के रूप में आप चलोगे तो 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3 देशांतर, इस तरह से जो है चीजें चलेंगी। तो आप जो है कि यहां से देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से आपका भारत शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट, ये देखो 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका भारत फैला हुआ है पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये छोटी छोटी चीज़ें भी यूपीएससी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में पूछी जाती है और आप क्या करते हो कि चूंकि एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते हो, भूल जाते हो। तो ये चीज़ें रट डालिए, लिख डालिए अपने उसमें, तभी आप जो है कि अच्छा कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब जो है कि आप जानते हैं कि ये जो भारत है इसका कुछ ना कुछ विस्तार भी होगा, कुछ ना कुछ विस्तार भी होगा। तो उसको वहां से जाने से पहले एक पॉइंट और जान लीजिए। ये तो देखो द्वीपों सहित भारत का विस्तार है। अब देखो मुख्य भूमि से भी आपका भारत जो है शुरू होता है। तो ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि से लगा हुआ है। ये तो द्वीप है, यहाँ से जो है यहाँ तक आपका भारत फैला हुआ है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देगा भारत के मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, ये क्या है? 3 अर्धचंद्राकार जो है समुद्र यहाँ पे मिलते हैं। एक तरफ जो है आपका बंगाल की खाड़ी यहाँ पे आके मिलेगी, एक तरफ अरब सागर आपके से आके मिलेगा, एक जो है कि हिंद महासागर आपसे मिलेगा। तो कन्याकुमारी में 3 सागर आपसे मिलते हैं, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। कभी कभी ये भी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है क्षेत्रफल के रूप में कितना है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को आप लोग जानते ही हैं कि जो एरिया होता है पूरा, उसी को क्षेत्रफल कहा जाता है। तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में बांटते हैं। तो अब ये देखिए कि ये देखिए भारत ने कितना हिस्सा जो है कि घेरे हुए है पूरे विश्व का जो स्थल भाग है उसका। ये देखिए, ये देखिए, तो इसने कितना हिस्सा घेरा हुआ है। इसमें द्वीप भी शामिल हैं, ये वाले अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी। सारे द्वीपों की संख्या को अगर सारे जो है कि स्थल भागों को मिला दें तो भारत ने कितना हिस्सा घेरा हुआ है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर आप जो है कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है स्थल भाग का, उसका देखोगे तो भारत ने कितना घेरा हुआ है? तो 2.42% इतना हिस्सा जो है कि भारत ने घेरा हुआ है पूरे विश्व का। अगर प्रतिशत अगर निकालोगे तो भारत का जो है कि क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के रूप में पूरे विश्व का इसके पास कितना जो है जमीन है? तो 2.42 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से भारत से जो है कि आपसे पूछ सकता है कि भारत से बड़े देश कितने हैं। तो आप जानते हैं कि भारत का नंबर 7वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे बड़े देशों की संख्या के हिसाब से देखिए, यानी 6 देश इससे बड़े होंगे, 6 देश। तो वह 6 देश कौन कौन से इससे बड़े हैं उसको भी आप लोग जान लीजिए।
6 देश कौन कौन से इससे बड़े हैं? तो RKCABA, ये 6 देश इससे बड़े हैं। अब ये RKCABA क्या है? R से रसिया, यानी रूस सबसे बड़ा देश है। K से कनाडा, C से चाइना, A से अमेरिका, B से ब्राजील और A से ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आपका इंडिया है ही। RKCABA। रसिया सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे अमेरिका है, 5वें पे ब्राजील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पे आपका इंडिया है। यानी 6 देश इससे बड़े हैं। और वहीं पे आपसे पूछ देगा कि विश्व का 8वां बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। और जनसंख्या में आप जानते हैं कि भारत दूसरे नंबर पे है। छोटी छोटी जानकारी है, ये आपको पता है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे आपका इंडिया है। ये तो आपके जो है कि भारत से बड़े देश हो गए। वहीं पे आप देखोगे कि भारत के पड़ोसी भी हैं जो भारत से सटे हुए देश हैं। तो वहां जाने से पहले हम जो है देखेंगे कि जो भारत है इसका उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका उत्तर दक्षिण विस्तार यहाँ इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलो। यानी कन्याकुमारी से अगर आप चलते हो और इंदिरा कॉल तक आपको जाना है, या इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर से आप चलते हो कन्याकुमारी तक आपको जाना है, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? सीधे सीधे 3214 किलोमीटर। इतनी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप पश्चिम से चलते हो और पूरब जो है कि जाते हो, पश्चिम में जो है कि यहाँ से चलते हो, जो सबसे पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु तक जाते हो, तो यहाँ तक कितनी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी? तो 2933 किलोमीटर। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, आपसे पूछ सकता है। 2933 किलोमीटर कहाँ? पूर्व पश्चिम जाना पड़ेगा, और उत्तर दक्षिण अगर आपको जाना है तो 3214 किलोमीटर। चलिए, ये हो गया। अब वहीं पर आपसे अगर पूछ दे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो पिग्मेलियन पॉइंट है, पॉइंट। इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहेंगे, इंदिरा पॉइंट। वहीं पे आपसे पूछ दे कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। वहीं पे आपसे पूछ दे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गौर माता इसको कहते हैं, गौर माता या गुहार माता, गुहार माता। कहाँ पर है ये? गुजरात में है, गुजरात। सरक्रीक, सरक्रीक। जब आप जो है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे तो सरक्रीक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, किबुथु सबसे पूर्वी बिंदु है। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। इंदिरा कॉल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। गौर माता या गुहार माता कहाँ पर है? गुजरात, सरक्रीक में। किबुथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ सकते। ठीक है। अब देखो, भारत के दो पड़ोसी, दो तरह के पड़ोसी हैं। भारत के दो तरह से पड़ोसी आपको मिलेंगे। एक केवल और केवल स्थल भाग से जो है कि मिलेंगे, और एक मिलेंगे कि जलीय पड़ोसी भी आपको मिलेंगे। तो स्थलीय पड़ोसी कौन कौन से हैं और जलीय पड़ोसी कौन कौन से हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि एक तो आपका जो है कि भारत से निकला हुआ जो है कि
भारत का बेटा ही है, उसका नाम है पाकिस्तान, पहला पड़ोसी। दूसरा, अफगानिस्तान तक जो है कि कभी हमारा साम्राज्य हुआ करता था। अगर अशोक वगैरह को अगर आप पढ़ो, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह को पढ़ो, तो उस समय जो है कि अफगानिस्तान तक हमारा जो है साम्राज्य हुआ करता था। ईरान तक हमारी सीमाएं जो है छूती थी। तो दूसरा पड़ोसी आपका अफगानिस्तान भी है। इस समय जो है तालिबान का वहाँ राज्य है, वहाँ पे जो है बामियान वगैरह की जो मूर्तियाँ मिली हैं बुद्ध की, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तीसरा पड़ोसी हमारा जो है इधर से देखिए आप, चाइना है, चीन। चौथा पड़ोसी हमारी गोद में ही बैठा हुआ है, कंधे में इस साइड में यहाँ पे, नेपाल। एक पड़ोसी और है भूटान, हमेशा हमारे साथ रहता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक पड़ोसी हमारा यहाँ पर भी है, म्यांमार, कभी कभी डिस्टर्ब करता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, यहाँ के जो सत्ता परिवर्तन होता रहता है, कभी यहाँ तक भी हमारी सीमाएं जो है कि हुआ करती थी। और एक पड़ोसी हमारा जो है कि पोता ही है, जिसका नाम है बांग्लादेश। भाई बेटे का लड़का पाकिस्तान से बना है वो, बांग्लादेश। तो 7 जो है हमारे पड़ोसी हैं, 7 हमारे पड़ोसी हैं स्थल भाग से। और जो ये स्थलीय भाग है, इसकी जो ये सीमाएं हैं, वह जो है आपका 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। यानी ये जो 15,200 किलोमीटर यहाँ गुजरात से शुरू होकर ये जो है कि आपका बांग्लादेश तक जो है पहुँचता है, ये कितना है, 15,200 किलोमीटर। और इसमें हमने 7 देशों की सीमाओं को हम जो है टच करते हैं। पहला बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 7 देश की सीमाएं हमसे लगती हैं। और वहीं पे अगर आप जलीय क्षेत्र को देखोगे तो ये देखो, गुजरात से लेकर इधर आपका पश्चिम बंगाल तक हमारा जो है कि जलीय क्षेत्र लगता है। और ये कितना है, ये है 6100 किलोमीटर, जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है। अगर हम द्वीपों को भी इसमें शामिल कर दें, ये लक्षद्वीप है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों को भी अगर हम शामिल कर दें तो यह टोटल हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर। यानी अगर केवल मुख्य भूमि की जलीय क्षेत्र को देखोगे तो ये कितना है, 6100 किलोमीटर। और वहीं पे अगर जलीय क्षेत्र को, द्वीपों को भी अगर आप शामिल कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 7,516 किलोमीटर। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, दोनों को आप प्लस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा भारत की कुल सीमा कितनी है। तो 15,200 और 7,516.5 कितना हो गया, 22,716.5 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा कितनी है, 22,716.5 किलोमीटर, जिसमें स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 और जलीय सीमा कितनी है 7,516.5 किलोमीटर। यह आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो, जो जलीय पड़ोसी देश हैं, स्थलीय पड़ोसी देश हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है, कौन कौन से जो है कि जो हमारे स्थलीय जो है पड़ोसी देशों के सबसे ज़्यादा जो है कि राज्य की सीमा किससे लगती है, ये सब जो है हम देखेंगे। उसके पहले जो है मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि ये जो स्थलीय जलीय भाग है उसका सबसे ज़्यादा सीमा कौन जलीय क्षेत्र का बनाता है, तो वह है गुजरात, गुजरात। और दूसरे नंबर पे कौन बनाता है, तो वह है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आपसे पूछ देगा कि भारत के कुल कितने राज्य जो है कि जलीय सीमा बनाते हैं, तो कुल 9 राज्य बनाते हैं, 9 राज्य। और सबसे ज़्यादा जो है सीमा किसकी है, गुजरात की, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो ये देखो, गुजरात हो गया जो जलीय सीमा बनाता है, महाराष्ट्र हो गया जो जलीय सीमा बनाता है, गोवा हो गया जो जलीय सीमा बनाता है, कर्नाटका हो गया जो जलीय सीमा बनाता है, केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 जो है कि राज्य हैं। सबसे ज़्यादा जो है कि
गुजरात सबसे कम कौन सा है? गोवा। दूसरे नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो यह आपका जली, कुल 9 राज्य जो है कि जलीय सीमा बनाते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछता है। भारत के मैप को इस तरह से खोल दो, इस तरह से खोल दो एक एक छोटे छोटे पॉइंट को, कि दिमाग में आपकी चीजें बैठे रहे। थोड़ी बहुत चीजें रटनी पड़ेगी, उसको रट लीजिएगा। रटने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। बस मैपिंग करते रहो मेरे साथ में, आप देखोगे पूरी ज्योग्राफी आपके दिमाग में छप जाएगी। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप जो है कहोगे कि बस ट्रिक पे लगाओगे चीजों को। मैं अगली क्लास में और चीजें बताऊंगा, टाइम का थोड़ा सा अभाव है। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जो है अच्छा कंटेंट पाना है तो। ओके, धन्यवाद।